नमस्कार दोस्तों, यह है एनसीईआरटी की कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक है, नई वाली 2017-2023-24 की। तो चलिए हर एक फैक्ट और तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते चलते हैं और हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3, चुनावी राजनीति। चुनावी राजनीति परिचय। चुनावी राजनीति अध्याय 1 में हमने देखा कि लोकतंत्र के लिए यह न तो संभव है न ही जरूरी कि लोग सीधे शासन करें। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने का है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किसी लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है। हम शुरुआत यह समझने से करेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी और उपयोगी है। हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न दलों की चुनावी प्रतिद्वंद्विता किस तरह लोगों को लाभ पहुंचाती है। फिर हम ये सवाल उठाएंगे कि किन किन चीज़ों के कारण कोई चुनाव लोकतांत्रिक होता है। इसी के सारे हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनाव का अंतर समझ पाएंगे। लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक। अध्याय के बाकी हिस्से में हम इन्हीं पैमानों के आधार पर भारत में हुए चुनावों का मूल्यांकन करेंगे। इस क्रम में हम चुनाव के प्रत्येक चरण यानी विभिन्न चुनाव क्षेत्रों के सीमा निर्धारण से लेकर चुनाव परिणामों की घोषणा तक पर नजर डालेंगे। हर चरण में हम ये सवाल पूछेंगे कि क्या होना चाहिए और प्रत्येक चुनाव में क्या होता है। अध्याय के आखिर में हम इस सवाल पर विचार करेंगे कि भारत में हुए चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से हुए या नहीं। यहाँ हम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में चुनाव आयोग की भूमिका पर विचार करेंगे। अब आ रहा है चुनाव क्यों। अब आ रहा है चुनाव क्यों। चुनाव क्यों। हरियाणा के विधानसभा चुनाव। आधी रात के बाद का समय। उत्सुक भीड़ शहर के चौराहे के पास पिछले 5 घंटों से अपने नेता के आने का इंतजार कर रही है। आयोजक भीड़ को बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि नेता बस अब आने ही वाले हैं। जब भी कोई गाड़ी पास से गुजरती है तो लोग अपने नेता को देखने की उम्मीद में उठ खड़े होते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे नेता आ गए हैं। यह नेता है श्री देवीलाल, हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख, जो गुरुवार की उम्र रात करनाल में भाषण देने आने वाले हैं। 76 वर्ष के इस नेता को आजकल जरा भी फुर्सत नहीं है। उनका राजनीतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात 11 बजे तक चलता है। आज सुबह उन्होंने 9 चुनावी सभाओं में भाषण दिया है। पिछले 23 महीनों से वे लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। 11 बजे तक चलता है, सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात 11 बजे तक। सुबह 8 बजे से शुरू कर रात 11 बजे तक चलता है। आज सुबह से उन्होंने 9 चुनावी सभाओं में भाषण दिया है। पिछले 23 महीनों से भी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। ठीक है। यह हरियाणा में 1987 में हुए राज्य विधानसभा चुनावों से जुड़ी एक अखबार की खबर है। 1987 में हुए राज्य विधानसभा के चुनावों से जुड़ी एक अखबार की खबर है। राज्य में 1982 में कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। ठीक है ना। 1982 में हरियाणा में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। तब विपक्ष के एक नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया और लोकदल नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया। क्वेश्चन आएगा यहाँ से। राज्य में 1982 से कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। तब विपक्ष के नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध, किसने? कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार। तब विपक्ष के एक नेता, ये बताइए 1982 में हरियाणा में जो कांग्रेस पार्टी, उसके विपक्ष के नेता का नाम क्या था? देवीलाल। ये कौन सा आंदोलन चलाया था? न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया और लोकदल नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया। उनकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया, लोकदल मोर्चा बनाया। अपने चुनाव प्रचार में देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीती तो वे किसानों और छोटे व्यापारियों के कर्ज माफ कर देंगे। उन्होंने वादा किया कि यही उनकी सरकार का पहला काम होगा। क्या कर देंगे? सरकार का पहला, छोटे व्यापारियों कर्ज माफ कर देंगे, किसानों और छोटे व्यापारियों को। लोग तब की सरकार से नाखुश थे। वे देवीलाल के वायदे की तरफ आकर्षित हुए। इसलिए जब चुनाव हुए
तो उन्होंने लोकदल और उसके सहयोगी दलों के पक्ष में जमकर वोट दिए। लोकदल और उसकी सहयोगी पार्टियों ने राज्य विधानसभा की 90 सीटों में से 76 पर जीत मिली। लोकदल को अकेले ही 60 सीटें मिली और इसे स्पष्ट बहुमत मिला। कांग्रेस के हाथ तब सिर्फ 5 सीटें लगी। अच्छा, 90 में से 76। लोकदल को अकेले ही 60 सीटें मिली और उसे स्पष्ट बहुमत मिला। चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री ने पद छोड़ दिया। लोकदल के नवनिर्वाचित विधायकों ने देवीलाल को अपना नेता चुना। चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री ने पद छोड़ दिया, है ना। लोकदल के नवनिर्वाचित विधायकों ने देवीलाल को अपना नेता चुना। राज्यसभा ने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में काम संभालने का निमंत्रण दिया। चुनावी नतीजों की घोषणा के 3 दिन के अंदर मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तत्काल बाद उनकी सरकार ने एक आदेश जारी कर छोटे किसान, खेतिहर मजदूर और छोटे व्यापारियों के बकाया ऋण को माफ कर दिया। उनकी पार्टी ने राज्य में 4 वर्षों तक शासन किया। अगले चुनाव 1991 में हुए। इस बार उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और सरकार बनाई। खुद करें और खुद सीखें। खुद करें, खुद सीखें। ये सबसे बेस्ट लाइन है सीखने के लिए। क्या आपको मालूम है कि आपके राज्य में विधानसभा के पिछले चुनाव कब हुए? आपके इलाके में पिछले 5 वर्ष में और कौन से चुनाव हुए? इन चुनावों के स्तर राष्ट्रीय, विधानसभा, पंचायत वगैरह, उनके होने का समय, उसमें आपके क्षेत्र से चुने गए व्यक्ति के पद, सांसद, विधायक, पार्षद वगैरह को भी दर्ज करें। जगदीप और नवप्रीत ने इस कथा को पढ़ा और निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें कौन से निष्कर्ष सही या कौन से गलत हैं? यहाँ पर इस कथा में दी गई सूचना के आधार पर सही गलत का फैसला नहीं हो सकता। चुनाव से सरकारी नीतियों में बदलाव हो सकता है। चुनाव से हाँ, हो सकता है। राज्यपाल ने देवीलाल के भाषणों से प्रभावित होकर उन्हें मुख्यमंत्री बनने का न्योता दिया। नहीं, भाषणों से प्रभावित नहीं भाई साहब, उसने बहुमत प्राप्त किया है, इस वजह से। लोग हर शासक दल से नाराज रहते हैं और हर अगले चुनाव में उसके खिलाफ वोट देते हैं। लोग हर शासक दल से नाराज रहते हैं और हर अगले चुनाव में उसके खिलाफ वोट देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कभी पक्ष में भी देते हैं, कभी विपक्ष में भी देते हैं। चुनाव जीतने वाली पार्टी सरकार बनाती है, सही है। इस चुनाव से हरियाणा के आर्थिक विकास में काफ़ी मदद मिली। चल ठीक। अपनी पार्टी के चुनाव हारने के बाद कांग्रेसी मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी। नहीं, जरूरत थी ना, वो अलग प्रोसेस है, वो संविधान के तहत। भाई मुख्यमंत्री जब ही तो आएगा जो जीता हुआ है। कहाँ पहुँचे, क्या समझे? चुनावों की जरूरत क्यों? किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहां जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि अनेक ऐसे देश जो लोकतांत्रिक नहीं हैं, वहाँ भी चुनाव होते हैं। पर हमें चुनावों की ज़रूरत क्यों होती है? आइए बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करें। अगर सारे लोग रोज़ साथ बैठें और सारे फैसले मिलजुल कर लें, तब बिना चुनावों के लोगों का शासन संभव है? भाई ये कह रहा है क्या? हम यह भी जानते हैं कि अनेक ऐसे देश जो लोकतांत्रिक नहीं है, वहाँ भी चुनाव होते हैं। पर हमें चुनावों की ज़रूरत क्यों होती है? आइए बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करें। अगर सारे लोग रोज़ साथ बैठें और सारे फैसले मिलजुल कर ले, तब बिना चुनावों के लोगों का शासन संभव है। लेकिन जैसा हमने अध्याय 1 में देखा कि किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। ना ही यह संभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय और ज्ञान हो। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है?
क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से। आइए एक ऐसी जगह के बारे में कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है, या ऐसी जगह की कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा ज्ञान के आधार पर होता हो। किसे ज़्यादा अनुभव या ज़्यादा ज्ञान है, यह तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, पर यह मान लें कि लोग मिलजुल कर। 1 मिनट। क्या चुनाव के बिना लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। नहीं, वैसे तो वही किया जा सकता है। दे रखा है ना, कहीं कहीं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लेकिन नहीं है, फिर भी वहाँ चुनाव होते हैं। क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? आइए एक ऐसी जगह के बारे में कल्पना करें जहाँ प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है, या ऐसी जगह की कल्पना करें जहाँ प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पर होता हो। ये सही है। किसे ज़्यादा अनुभव या ज़्यादा ज्ञान है, यह तय करने की में थोड़ी परेशानी आ सकती है, पर यह मान लें कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे। स्पष्ट है कि फिर ऐसी जगह पर चुनाव की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन क्या फिर हम इस व्यवस्था को लोकतांत्रिक कह सकते हैं? हम यह कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिधि संसद है या नहीं? लेकिन क्या फिर हम इस व्यवस्था को लोकतांत्रिक कह सकते हैं? हम यह कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिधि पसंद है या नहीं? ये बात तो सही है। हम यह व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुरूप ही शासन करें? हम इस चीज़ की व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधि लोगों की पसंद न हो वे अपने पद पर न बने रहें? इसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की ज़रूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें, और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सके। इस व्यवस्था का नाम चुनाव है, इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधि वाले लोकतंत्र में चुनाव को जरूरी माना जाता है। चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं। वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं, सही है। वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वालों का चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। हमने देखा कि लोकतंत्र के लिए चुनाव क्यों जरूरी है, पर गैर लोकतांत्रिक देशों के शासकों को भी चुनाव कराने की जरूरत क्यों पड़ती है? उन्नीस सौ 1982 चुनाव क्यों? चुनावी राजनीति। आगे चलते हैं। वे सरकार उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या हैं? चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या है? चल देखते हैं। चुनाव कई तरह से हो सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होते ही हैं, यहाँ तक कि अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देशों में भी किसी न किसी तरह के चुनाव होते हैं। चुनाव लोकतांत्रिक हुए हैं, इसे जांचने के लिए क्या पैमाने हैं? सही बात है भाई, चुनाव हो चुका है। अब ये कैसे पता चले कि भाई ये लोकतांत्रिक शुद्ध एकदम सही लोकतांत्रिक रूप से ही हुए हैं? इसे जांचने के लिए हमारे लिए क्या पैमाने हैं? हमने अध्याय 1 में इस सवाल पर हल्की सी चर्चा की थी। हमने वहाँ अनेक देशों के चुनाव के उदाहरण दिए थे जिन्हें हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते। आइए वहाँ सीखे सबक को याद करें और लोकतांत्रिक चुनावों के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तों के साथ अपनी बात की शुरुआत करें। पहला, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी कि हर किसी को मताधिकार हो और हर किसी के मत का समान मूल हो। ठीक है। दूसरा, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। तीसरा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। चुनाव का अवसर, नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए। चौथा, लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए।
लोग जैसे चाहे। वास्तविक चुनाव इसी का होना चाहिए। लोकतांत्रिक चुनावों के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तों के साथ अपनी बात की शुरुआत करें। ठीक। 5वां, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सकें। यह शर्तें बहुत आसान और सरल लग सकती है, लेकिन अनेक देश ऐसे हैं जहाँ के चुनावों में इन शर्तों को पूरा नहीं किया जाता। इस अध्याय में हम अपने देश में हुए चुनावों पर भी ये शर्तें लागू करके यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ के चुनावों को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या नहीं।